बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले भाग में एक एकी, बहु एक एकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी फलनों के बारे में जाना था। अब हम आच्छादक फलन को इस भाग में पढ़ते हैं, उसको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है ये देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आच्छादक फलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव, या तो ऑन टू बोल देते हैं या सर्जेक्टिव बोलते हैं। आच्छादक का मतलब आपको क्या बताया गया था? पिछले भाग में आपको कहा गया था कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ विद्यमान होना चाहिए? प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फलन क्या कहलाएगा? आपका फलन आच्छादक कहलाएगा। अब देखिए, सह प्रांत में ये बी आपका सह प्रांत है, कोई फलन लिया मैंने, और ए आपका प्रांत है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि ए के अंदर कुछ अवयव हैं 1, 2, 3, और बी के अंदर भी कुछ अवयव हैं जो कि हैं ए और बी, 2 ही अवयव मैंने लिए हैं। देखिए, 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है और 3 का प्रतिबिंब भी बी है। यानी कि प्रांत के 2 अवयवों के 2 और 3, 2 जो भिन्न भिन्न अवयव हैं, इनके समान प्रतिबिंब ये फलन रख रहा है। तो पिछली जो बात हुई थी अपनी बहुएकी फलन की, तो यहाँ पर बच्चे देख पा रहे हैं कि बहुएकी फलन है। यानी कि क्या परिभाषा थी अपनी? प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव सह प्रांत में समान प्रतिबिंब रख लें तो ऐसा फलन बहुएकी फलन कहलाता है बच्चों। तो ये आपने देखा बहुएकी फलन। अब बात आई आच्छादक की। तो सह प्रांत कौन है? बी, और बी में ए और बी 2 अवयव हैं। ए का पूर्व प्रतिबिंब कौन है? 1। बी के 2 पूर्व प्रतिबिंब आपके सामने हैं, कौन कौन? 2 और 3। यानी कि बी का भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अद्वितीय होना आवश्यक नहीं है, विद्यमान होना आवश्यक है। तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, मतलब जितने भी सह प्रांत में अवयव थे, सभी के सभी जो है पूर्व प्रतिबिंब रखते हैं। वो 1 रखते हैं या 1 से अधिक रखते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं हो रही है। महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये कैसा फलन हो गया बच्चों? आच्छादक फलन हो गया। ठीक है। अब परिभाषा देखिए, उसी चीज को सरल भाषा में अपने तरीके से लिखते हैं कि एक फलन ए से बी में परिभाषित है, ये ए ये बी। अब देखते जाइए परिभाषा को, यहाँ आपने जो सीखा है वो सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आच्छादक फलन कहलाएगा यदि सह प्रांत बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में विद्यमान हो। ऐसा होगा तो फलन क्या कहलाएगा बच्चों? आच्छादक फलन कहलाएगा। एक बात और, मैं इसी फलन का बच्चों परिसर आपसे पूछना चाहता हूं। तो देखिए, परिसर क्या होगा इस फलन का? परिसर का मीनिंग क्या होता है? परिसर ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जो सह प्रांत के होते हैं, लेकिन वे अवयव होते हैं जो प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं। तो बताइए, ए और बी दोनों अवयव ऐसे हैं जो किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब में। परिभाषा से आप कह सकते हैं परिसर में कौन कौन आएंगे? ए और बी ही आएंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, जो सह प्रांत है फलन का, वो परिसर के बराबर आ रहा है। तो प्रत्येक अवयव का अगर पूर्व प्रतिबिंब होगा तो हर अवयव परिसर में आ जाएगा। किसका? सह प्रांत का। तो सह प्रांत और परिसर क्या हो जाएंगे? उस स्थिति में बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा है, एफ का सह प्रांत एफ का परिसर, अर्थार्थ करके। कहने का मतलब, अगर फलन आच्छादक होगा तो उस फलन का परिसर जो है बच्चों वो किसके बराबर होगा? उस फलन के सह प्रांत के बराबर होना ही चाहिए। तो ये आप समझ गए। यहाँ पर लिख दिया है एफ को क्रमित युग्मों के रूप में 1, A, 2, B, 3, B। यहाँ पर एफ का प्रांत कौन है? A, एफ का सह प्रांत कौन है? B, एफ का परिसर भी आपके सामने उपस्थित है जो कि B के बराबर है, मतलब कि सह प्रांत के बराबर है। ये बातें आपके सामने हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक बात जरा समझिए, फलन आच्छादक कब नहीं होगा? जब एक अवयव आपको सह प्रांत में ऐसा मिल जाए, कम से कम एक अवयव, एक से ज्यादा मिले
तो भी होगा, लेकिन आपको तो केवल एक ही अवयव, कम से कम एक अवयव ऐसा चाहिए सह प्रांत में जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान न हो। मान लो मैं इसके अंदर सी और ले लेता बच्चों, मान लो। अब बताओ सी तो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो सी का कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अगर मैं इसमें सी और रख देता सह प्रांत में और सी किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता, उस स्थिति में ये फलन आच्छादक नहीं होता। अब आच्छादक नहीं होता तो क्या होता, अंतरछेपी हो जाता। जो फलन आच्छादक नहीं होगा वो फलन अंतरछेपी कहलाएगा बच्चों, ठीक है। जो फलन एकेकी नहीं होगा वो बहुएकी कहलाएगा बच्चों। तो आच्छादक नहीं है तो क्या है, अंतरछेपी है। इंग्लिश में बोलते हैं इनटू फंक्शन। आगे देखिए इसको परिभाषित करते हैं अपन, अंतरछेपी फलन इनटू फंक्शन। क्या कहा गया, सह प्रांत में कम से कम एक अवयव इस प्रकार होना चाहिए कि उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान न हो, तब फलन क्या हो जाता है बच्चों, आपका अंतरछेपी हो जाता है। यहां पर देखिए जरा, 1 2 3 ए के अंदर अवयव लिए हुए हैं मैंने, और ए बी सी अभी अभी उदाहरण देके पीछे समझाया था, उसी तरह का समुच्चय है ये। एक सी ऐसा अवयव है सह प्रांत के अंदर जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब सी का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान ही नहीं है। आपको ऐसा अवयव सी मिल गया सह प्रांत में जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो फलन को तुरंत हम कह देंगे कि फलन आच्छादक नहीं है, क्या है, अंतरछेपी है। परिभाषित करते हैं, अब इस बात को समझा है, बस लिखना है। एक फलन लेंगे जो ए से बी में परिभाषित होगा, और ए से बी में परिभाषित होगा तो ए प्रांत हो जाएगा, बी सह प्रांत हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि कम से कम सह प्रांत बी में एक अवयव विद्यमान हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में विद्यमान न हो बच्चों। तो यही लिखा हुआ है, फलन ए से बी अंतरछेपी फलन कहलाएगा यदि सह प्रांत बी में कम से कम एक अवयव इस प्रकार विद्यमान हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में न हो। बच्चों इसका मैं परिसर लिखूं तो परिसर क्या हो जाएगा, देखिए परिसर में कौन अवयव आते हैं, सह प्रांत के वे अवयव आते हैं जो प्रांत के अवयव से संबद्ध होते हैं, संबंध बनाते हैं। कौन कौन संबंध बना रहा है, देखिए जानकारी लीजिए। एक का ए के साथ, दो का बी के साथ, तीन का भी बी के साथ। तो सिर्फ ए ने संबंध बनाया प्रांत के अवयव से और बी ने बनाया, तो इसके सह प्रांत में 3 अवयव थे, ए बी सी, लेकिन परिसर में 2 ही अवयव काउंट होंगे आपके, ए और बी। तो ये ए और बी मैंने लिख दी। क्या ये सह प्रांत के बराबर है बच्चों, सह प्रांत तो इसका फलन का हो जाएगा क्या, ए कोमा बी कोमा सी। 3 अवयव हैं लेकिन परिसर में तो 2 ही अवयव हैं, ए और बी, तो ये बराबर नहीं हुए। अंतरछेपी फलन का परिसर उसके सह प्रांत के कभी बराबर नहीं हो सकता। अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है, आच्छादक हो जाता है, जो आपने पीछे पढ़ा। तो इस बात को नोट कर लेंगे, अंतरछेपी फलन का सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं होता है बच्चों। तो मेरे ख्याल में बच्चे एकेकी, बहुएकी, आच्छादक, अंतरछेपी फलनों के बारे में काफ़ी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। अब कुछ नई जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है बच्चों, ये कि फलन का ग्राफ देखकर, आलेख देखकर क्या हम फलन के बारे में कुछ सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फलन का अगर आलेख हमारे सामने है तो फिर हम बता सकते हैं कि वो एकेकी है, बहुएकी है, आच्छादक है, अंतरछेपी है। ये 4 चीज़ तो बता ही सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। क्या क्या? वर्धमान फलन के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आलेख ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जब x के मान बढ़ें तो y के मान बढ़ने का मतलब आलेख ऊपर की तरफ जाना। आलेख ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो हम कहेंगे वर्धमान है। नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, आलेख नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे तो हम कह देंगे हासमान है। तो वर्धमान हासमान की व्याख्या आलेख देखकर की जा सकती है। अच्छा, समफलन, अगर y-x के प्रति सममितता आलेख प्रदर्शित कर रहा होगा तो आप क्या कह देंगे कि ये फलन तो सम है। विषम फलन, मूल बिंदु के प्रति सममितता दिखाई देगी तो हम कह देंगे विषम फलन है। अच्छा, फलन का उच्चतम मान, फलन का निम्नतम मान भी दिखाई देता है आलेख के अंदर। आलेख बनाएंगे तो देखिए sin x का जो ग्राफ बनाते हैं आप, उच्चतम मान कितना आता है 1 और निम्नतम मान कितना आता है -1। उच्चतम मान उस फलन में विद्यमान होता है जो ऊपर से परिबद्ध होता है, निम्नतम मान उस फलन में विद्यमान होता है जो नीचे से परिबद्ध होता है, बाउंडेड।
कोई मान निश्चित कर दिया, उससे नीचे जा ही नहीं सकता। कोई मान ऊपर निश्चित कर दिया, उससे ऊपर फलन वैल्यू प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो ये सारी सूचनाएं हम आलेखों से प्राप्त कर सकते हैं। 11वीं में कुछ फलनों के आपने आलेख देखे होंगे, जैसे कि अचर फलन का देखा आपने बहुपद फलनों में x² का देखा, x³ का देखा, आपने मापांक फलन को देखा, उसका आलेख V शेप में आता है। आपने उसके बाद महत्तम पूर्णांक फलन को देखा, CD नुमा आलेख उसका दिखता है, पूर्णांक बिंदुओं पे क्या टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें आलेखों को 11वीं क्लास के दूसरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। हम कुछ बातों को यहाँ पर सीखेंगे और उन बातों को अप्लाई करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं एक फलन लेता हूं और उसका आलेख बनाता हूं। f(x) = x² और फलन को परिभाषित कर रहा हूं r से r में। ठीक, इस फलन के ग्राफ पर बात करते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ग्राफ जो आएगा आपका कुछ इस तरह से बनेगा। रफली मैंने बना दिया है, कुछ इस तरह का आता है। देखिए, ये फलन बहुएकी है। कैसा है? बहुएकी, एक ही नहीं है। तो फलन की क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए वो देखिए। सबसे पहले बच्चों को प्रांत पता होना चाहिए। प्रांत क्या है? r, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद सह प्रांत पता होना चाहिए। प्रांत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डोमेन, और सह प्रांत को कोडोमेन। सह प्रांत भी कितना है? अगला समुच्चय क्या? r। एक तीसरी चीज परिसर भी पता होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको पता है तो सबसे पहली चीजें हैं। इनके बाद हम कुछ कह पाएंगे। परिसर, देखिए बच्चों, परिसर कैसे? आलेख देख के, फलन का आलेख आपके सामने हो, आप परिसर बता सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूं कैसे। यहां पर मूल बिंदु होगा 0,0, जिसको O से डिनोट आप करते हैं। ठीक है, देखिए y अक्ष पर परिसर मिलेगा, क्योंकि देखिए प्रांत x कहाँ होता है? x अक्ष पे, और y किसका बिंदु होता है? सह प्रांत में। तो सह प्रांत कहाँ मिलेगा? y एक्सिस में। अब देखिएगा, y एक्सिस जितनी दूरी में फलन के आलेख द्वारा घिरी हुई हो, दोबारा बोल रहा हूं, y अक्ष जितनी दूरी में फलन के आलेख द्वारा घिरी हुई हो, वो फलन का परिसर हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, परिसर का मतलब ये होता है कि जो भी बिंदु हैं उनके पूर्व प्रतिबिंब मिलने चाहिए। जिन जिन सह प्रांत के बिंदुओं के पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे, वो बिंदु, वो अवयव किस में हो जाएंगे? परिसर में हो जाएंगे। अब देखिए, ये पूरा सह प्रांत मैंने बताया, जहां ये सह प्रांत आपके सामने है, यही सह प्रांत y अक्ष पे, पूरी की पूरी y अक्ष सह प्रांत है, क्योंकि r से r में परिभाषित। तो r का मतलब पूरे रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। इसका पूर्व प्रतिबिंब, इस बिंदु का पूर्व प्रतिबिंब कौन होगा? ये देखिए, ग्राफ बताएगा ये, और x अक्ष पे कहां काटेगा? ये पूर्व प्रतिबिंब। एक ही नहीं है बच्चों, दूसरी तरफ भी देखिए। दूसरी तरफ आलेख को यहां कटेगा, तो इसके नीचे ये वाला। तो x1 और x2, इस y1 के दो पूर्व प्रतिबिंब मिल गए। तो बताइए, पूर्व प्रतिबिंब जिसका होगा वो परिसर में काउंट होगा अवयव। तो पूर्व 0 से लेकर ऊपर तक सारे अवयव किस में आएंगे? परिसर। देखिए, यहां मैं इस अवयव का, y अक्ष के इस अवयव का पूर्व प्रतिबिंब खोजना चाहूं तो नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अस्तित्व तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इधर लाइन खींचूंगा तो भी कहीं आलेख नहीं है, और इस साइड में खींचूंगा तो भी नहीं है। देखिए, मुझे इसका पूर्व प्रतिबिंब चाहिए था, मैंने राइट साइड में लाइन खींची, यहां कट किया, पूर्व प्रतिबिंब नीचे x अक्ष पे मिल गया। मैंने लेफ्ट साइड में लाइन खींची, यहां कट किया, पूर्व प्रतिबिंब x अक्ष पे नीचे में मिल गया ये रहा। लेकिन मैं इस बिंदु का निकालना चाहूं तो न तो इधर आलेख है न इधर आलेख है, तो कोई भी पूर्व प्रतिबिंब का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से पूर्व प्रतिबिंब आलेख देखकर हम बता सकते हैं कहां कहां मिलेंगे। अब आप देख रहे हैं कि परिसर कितना होगा। जैसा कि मैंने बोला, आपको इतना ही ध्यान रखना है, y अक्ष को आलेख जितनी दूरी में घेरे वो परिसर है। इतनी सिंपल सी बात याद रख लें। अब परिसर कहाँ से? देखो, 0 से स्टार्ट हो रहा है आलेख, और यहाँ पर इन बिंदुओं पे, इन सब बिंदुओं पे दोनों साइड ग्राफ है, एक साइड भी हो तो चलेगा।
तो आप क्या कह देंगे, आप कहेंगे परिसर जो है 0 से अनंत, अनंत को कभी शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगता है बच्चों। 0 शामिल है, 0 पे ग्राफ आया हुआ है आपका, तो 0 और 0 धनात्मक मान। और आप खुद देखिए फंक्शन को एक्स स्क्वायर, एक्स चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, ये एफ एक्स ही तो वाई कहलाता है आपका, वाई हमेशा धनात्मक आएगा, यहीं से पता चल रहा है। एक्स -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वाई तो हमेशा धनात्मक मिल रहा है ना बच्चों को, तो परिसर हमेशा धनात्मक राशियां ही आएंगी। 0 x = 0 पे y 0 हो जाएगा। तो 0 और धनात्मक वास्तविक संख्याएं परिसर बनना चाहिए, यहां से भी पता लगता है। तो बहुत सारे तरीकों से हम परिसर की जानकारियां ले सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। अब हम देखते हैं कि ये फलन एकेकी है, बहुएकी है, आच्छादक है या अंतरछेपी है। जो बात बताने वाला हूं बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक्स अक्ष के समांतर रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर फलन के आलेख को कट कर दे तो वो फलन एकेकी नहीं होता, बहुएकी होता है। और केवल एक बिंदु पे कट करे एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा, तो फलन क्या हो जाता है, एकेकी। अब आप खुद बताइए, ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा थी, इसने 2 बिंदुओं पे कट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो y1 है ना बिंदु y अक्ष पे, इसके 2 पूर्व प्रतिबिंब हो गए, एक तो x1 हो गया और एक x2 हो गया। अभी आपको एक ग्राफ दिखाता हूं x³ का, ध्यान से देखिएगा। ये ग्राफ इस तरह से जाता है x³ का। देखिए x अक्ष के समांतर रेखाएं खींच के देख लीजिए, एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं कट कर रही हैं। ये x अक्ष थी आपकी और ये y अक्ष थी। x अक्ष के समांतर जितनी चाहे रेखाएं खींच के देख लीजिए, एक बिंदु से ज़्यादा पे कोई भी रेखा कट नहीं करेगी। और यहाँ पर जितनी भी ये ऊपर समांतर रेखाएं खींचोगे 2 बिंदुओं पे कट करेंगी, और 2 बिंदुओं पे कट करेंगी तो प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब सिंगल नहीं होगा, 2 हो जाएंगे। अगर 3 बिंदुओं पे कट करती तो 3 हो जाते, या जितने भी बिंदुओं पे कट करेंगे उतने पूर्व प्रतिबिंब किसी अवयव के विद्यमान होंगे। ये बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। अब आप ही तो कहते हैं कि एकेकी का मतलब होता है 1 to 1 मैपिंग, ऐसे ऐसे चले। लेकिन बहुएकी का मतलब क्या होता है, प्रांत के कोई 2 अवयव जाके एक पॉइंट पे मिल जाए, समान प्रतिबिंब सह प्रांत में रख लें, तो ये क्या हो जाता है, बहुएकी हो जाता है। तो समांतर रेखा एक से ज़्यादा बिंदुओं पे कट कर दे तो बच्चे समझ गए होंगे, ऐसे आलेख वाले फलन क्या कहलाएंगे, बहुएकी फलन कहलाएंगे। तो ये फलन कैसा है, बहुएकी। एक बात तो ये पता चली, इस फलन के बारे में बहुएकी बच्चों ने कह दिया। दूसरी बात आच्छादक की। आच्छादक होने के लिए आपने नोट पढ़ा था कि सह प्रांत और परिसर अगर बराबर आ जाएं तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, आपका आच्छादक फलन कहलाता है। अब पहले सह प्रांत बताइए कितना है, r, और इसका परिसर बताइए 0 से अनंत। r का मतलब क्या होता है, माइनस अनंत से अनंत के मध्य की वास्तविक संख्याएं। क्या ये दोनों बराबर हैं बच्चों? आप कहेंगे सह प्रांत जो है बराबर नहीं है किसके, परिसर के। सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं है। अब सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं है तो फलन कैसा नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। ये बात बच्चों के समझ में अब सह प्रांत अगर परिसर के बराबर नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं है। ये बात बच्चों के समझ में आ गई होगी। तो ये कैसा फलन है, अंतरछेपी फलन है, आच्छादक नहीं। अच्छा, अब बच्चे अगर इसको आच्छादक बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए, मैं सह प्रांत और परिसर को बराबर ले आऊं तो फलन आच्छादक हो जाएगा। कैसे होगा, ये जो r है ना बच्चों आपका सह प्रांत, इसकी जगह अगर आप ले लो 0 अनंत, ये वाला समुच्चय ले लो तो क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक हो जाएगा। तो यह बात समझने वाली। अगर इस सह प्रांत को परिसर से रिप्लेस कर दो, सह प्रांत उतना ही ले लो जितना कि परिसर आ रहा है फलन का, तो फलन क्या हो जाता है, आच्छादक होता है। तो हम सह प्रांत को छोटा करके किसी फलन को क्या बना सकते हैं, आच्छादक। लेकिन ये अभी
आच्छादक नहीं है। कैसा है? अंतर्छेपी। कारण क्या है? सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है। ये बात समझ में आई होगी। एक दो आलेख और देखिए और बताते हैं आपको। एक्स क्यूब की बात कर लेते हैं। अभी अभी देखा आपने, ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ग्राफ बनाना मैंने बताया था आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और f को परिभाषित किया है r से r में। वास्तविक मान फलनों का अध्ययन कर रहे हैं। 11वीं क्लास में ये सारे आपके पास ग्राफ हैं, बनाना बच्चों को आता है। x के मान रखते हैं, y के निकालते हैं। व्हाट इज एफ एक्स? y। एफ एक्स क्या है? y के बराबर है, यानी कि सह प्रांत का बिंदु होता है। x किसका होता है? प्रांत का बिंदु होता है। ठीक, प्रांत कितना है? सबसे पहले प्रांत बताइए फलन को, यहां से पता चलेगा r। सह प्रांत कितना है? वो भी कितना है? r। और परिसर कितना है? परिसर को देखिए यहां पर जरा गौर करके। y अक्ष को जितनी दूरी में आलेख घेरे वो क्या हो जाता है? परिसर हो जाता है। देखो इधर में माइनस अनंत है बच्चों, और इधर में क्या है? अनंत। माइनस अनंत से अनंत तक ये y अक्ष है आपकी। यहां माइनस अनंत है x अक्ष पे, और यहां क्या आ जाएगा आपका? प्लस अनंत आ जाएगा। तो बच्चे देख रहे होंगे कि पूरी की पूरी y अक्ष को ग्राफ घेर रहा है। हर बिंदु के लिए देखो, हर बिंदु पे कट हो रहा है। नीचे भी देख लीजिए, इस साइड में मिल जाएगा आलेख, यानी कि y के प्रत्येक बिंदु का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। बच्चे कहेंगे इसका पूर्व प्रतिबिंब ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। नीचे x अक्ष पे जहां काटे वो प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब होते हैं। इनके पूर्व प्रतिबिंब देखिए ये रे, ये सब पूर्व प्रतिबिंब है इनके। क्लियर? तो कहने का मतलब पूरी की पूरी y, पूरे के पूरे वास्तविक संख्याएं जो हैं y अक्ष पे, उनके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होंगे। तो परिसर पूरा का पूरा r हो जाएगा। आपने देखा परिसर किस तरह से निकाला जाता है। अब आपको ये दोनों चीजें बराबर दिखाई दे रही हैं, तो बच्चे तुरंत कह देंगे कि सर फलन तो आच्छादक होगा। क्यों? क्योंकि परिसर और सह प्रांत बराबर हो गए। पीछे हम पढ़ कर आए, बिल्कुल कह देंगे एक एक ही फलन एक एक ही होगा। क्यों? एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं कहीं भी खींच लो, एक से अधिक पॉइंट पर नहीं काट पाएंगे इस आलेख को। बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। एक्स अक्ष के समांतर रेखा एक बिंदु से अधिक पर न काटे तो फलन क्या हो जाता है? एक एक ही। पिछले ग्राफ में आपने देखा था एक से ज्यादा पे कट कर रहे थे, फिर दोबारा देख लीजिए, ये एक से समांतर रेखाएं, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पे काट रही थी आलेख को, इसलिए बहुएकी था। तो ये फलन कैसा हो गया आपका? एक एकी। दूसरा आच्छादक भी हो गया, और पिछला था अंतर्छेद। तो बच्चे दूसरी बात, फलन कुछ इस तरह से जा रहा था, यूं जा रहा था, वर्धमान है। देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते जाते x बढ़ रहा है, तो फलन का आलेख देखो ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप तुरंत कह देंगे सर फलन तो वर्धमान है। विषम फलन है, मूल बिंदु के प्रति सममितता दिखाई दे रही है, 180 डिग्री से घुमाने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा आलेख, इसलिए मूल बिंदु के प्रति सममितता दिखा रहा है, इसलिए विषम फलन है। तो आलेख देख के हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। संतत फलन है, फलन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, एक बार कलम रख ली, उठाने की जरूरत नहीं है आलेख को बनाते हुए, इसलिए फलन कैसा हो गया साहब? बताइए आप, आपने पीछे पढ़ा है कि फलन कैसा हो जाएगा। फलन के बारे में इतनी सारी सूचनाएं बच्चों को मिल जाती हैं। तो संततता के बारे में सूचना मतलब ग्राफ टूटे नहीं, कलम उठे नहीं, वर्धमान है कि नहीं साफ दिखाई देता है, ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ, एक एक ही है। क्यों? एक्स अक्ष के समांतर रेखा एक ही टाइम कट कर रही है कहीं भी। उसके बाद आच्छादक भी है। क्यों है? क्योंकि परिसर और सहप्रांत बराबर आ गए। तो फलनों के ग्राफ देखकर, एक मोड एक्स का ग्राफ देखिए आप, और देखिए एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, और फलन को परिभाषित कर रहा हूं आर से आर में। प्रांत और सह प्रांत चेंज करने से फलन के एक एक की, बहुएकी, आच्छादक और अंतरछेपी होने पे भी फर्क पड़ जाता है, वो आगे बात करेंगे अपन। देखिए इसका ग्राफ देखिए, 11वीं क्लास की बात है, निश्चित रूप से आपने वहां पर ये ग्राफ देखा होगा, वी शेप में आता है। ये होता है एफ एक्स इक्वल टू इधर वाला राइट साइड वाला ये 0 0 से राइट साइड में एफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव एक्स होता है,
और ये वाला जो आलेख है जीरो से इधर नेगेटिव साइड में, इसको बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, या बोल सकते हैं वाई इक्वल टू माइनस एक्स, इसको बोल सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स। तो देखिए एक्स एक्स के समांतर रेखा, ये एक्स एक्स दो बिंदुओं पे कट कर रही है, तो दो बिंदुओं पे कट कर रही है तो आपको पता है माइनस वन वन दोनों का प्रतिबिंब सेम मिलेगा, एक कहाँ सह प्रांत में, तभी तो दो बिंदुओं पे कट करती है। दो बिंदुओं पे कट करने का मतलब क्या हुआ, दो बिंदुओं के प्रतिबिंब समान है, प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव समान प्रतिबिंब रखते हैं, फलन क्या हो जाता है बहुएकी। तो ये कट करने का मतलब ये होता है एक्स एक्सिस के समांतर कितनी भी रेखाएं खींचिए दो बिंदुओं पे कट करेगी, तो दो बिंदु जाकर माइनस दो और दो का समान प्रतिबिंब दो होगा, माइनस तीन और तीन का क्या होगा तीन होगा। तो आलेख देखकर बच्चे इन बातों को कह सकते हैं। बात आई परिसर की, तो परिसर पहले प्रांत क्या हो गया, ये हो गया, सह प्रांत ये हो गया, परिसर देखिए परिसर निकालना जरूरी है। परिसर कितना हुआ, वाई एक्स को कितना आलेख ने घेरा है, देखो जीरो से कहाँ कहाँ आलेख है, इस ऊपर है, जीरो से नीचे तो है ही नहीं आलेख। तो वाई एक्स के जीरो और पॉजिटिव रियल नंबर्स धनात्मक वास्तविक संख्याओं को घेर रहा है वाई एक्स पे, यानी कि जीरो भी आ गया और धनात्मक वास्तविक संख्याएं मतलब अनंत तक जाती हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका परिसर हो गया। देख पा रहे होंगे परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं, सह प्रांत आर, परिसर ये आपके पास है। क्या कह देंगे, फलन आच्छादक नहीं है, अंतरछेपी है। क्या ग्राफ देख के ये बात नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बच्चों। ठीक, अब अपन ने ये ग्राफ देखकर भी समझा कि क्वेश्चनों को आलेख देखकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अब सैद्धांतिक रूप से कैसे पता लगाया जाता है, कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन कि आच्छादक या अंतरछेपी, उसकी व्याख्या आगे करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है मेरा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और फलन जो है आर से आर में परिभाषित किया गया है। आगे कहता है तब एफ आच्छादक है या अंतरछेपी है, जांच कीजिए। जांच करते देखिए करना क्या है, हमें ये विचार कीजिए, हमें एक प्रांत की जरूरत है जो आर है और दूसरा सह प्रांत की जरूरत है वो भी आर है, और इस आर से आर में एक फलन है जो एफ परिभाषित हो रहा है। देखिए बच्चों यहाँ एक्स होते हैं प्रांत के बिंदु और सह प्रांत के बिंदु वाई कहलाते हैं। अब अगर ये फलन आच्छादक नहीं है तो अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, कम से कम एक बिंदु सह प्रांत में, ये सह प्रांत है, ये प्रांत दोनों समान हैं, तो सह प्रांत यानी एक वाई ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए पीछे कोई एक्स विद्यमान नहीं हो। इस बात को समझो जरा, वाई कहाँ मिलेगा, सह प्रांत में, तो एक वाई विद्यमान होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब x के रूप में प्रांत में विद्यमान न हो। अगर ऐसा हो जाएगा, ऐसा अवयव हमें सह प्रांत में मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि फलन है जो आच्छादक नहीं है, अंतरछेपी है। अच्छा दूसरी बात, आच्छादक कब होगा, अगर परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा से चलेंगे, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होना चाहिए, ऐसा परिभाषा ने कहा है। तो देखिए प्रत्येक वाई का पूर्व प्रतिबिंब के रूप में एक x प्रांत में विद्यमान होना चाहिए, ऐसा। तो प्रत्येक y यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या, y कौन है, वास्तविक संख्या, क्योंकि r में है तो वास्तविक संख्या होगी, x कौन है, x भी वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मिले तब हम कहेंगे आच्छादक है। और अगर हमने एक अवयव सह प्रांत में ऐसा ढूंढ लिया जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है तो हम कह देंगे कि फलन अंतरछेपी। इस बात को देखिए कैसे जांच करते हैं। मैंने माना y इक्वल टू एफ एक्स, इस साइड में करके बताता हूं, देखिए फिर देख लीजिएगा इसको। माना, क्या माना, y इक्वल टू एफ एक्स, ये माना। अब y बराबर एफ एक्स होता ही है जैसा कि बच्चे जानते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो एफ एक्स का मान एफ एक्स की जगह रख सकता हूं, यहां रख दिया 2x प्लस 3। अब क्या होगा, अब 3 को इधर ले आएंगे तो x इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, x इक्वल टू वाई माइनस 3, वाई में 3 माइनस हो गया और ये जो 2 है उसका भाग लग जाएगा, ये आ गया आपका x। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि y कौन है,
y एक वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि y कहाँ है? r में। यहां से पता लगता है y यहां है, x यहां है, तो हम फट से बता देंगे y कौन होगा? एक वास्तविक संख्या होगी। अगर यहां n लिखा होता तो हम कहते प्राकृत संख्या होगी, यहां z लिखा होता तो हम कह देते पूर्णांक होगी, q लिखा होता तो हम कह देते परिमेय संख्या होगी। यहां से पता चलता है। आप कहेंगे सह प्रांत में y है, y एक वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए पूर्व प्रतिबिंब चाहिए। अब आप खुद ही बताइए y क्या है? बिलोंग्स टू r, यानी वास्तविक संख्या। इंप्लाइज दैट, देखिए कहां से अपन निकालते, प्रत्येक y क्या है? वास्तविक संख्या है, पता चल गया। अब किसी वास्तविक संख्या में से 3 घटा दो तो क्या निकल कर आएगा? वास्तविक संख्या। किसी भी वास्तविक संख्या में से 3 घटा के देख लो, 5 वास्तविक संख्या है, 3 घटाओ कितना आया? 2। 2 भी क्या हुई? वास्तविक संख्या हुई। किसी भी वास्तविक संख्या में से आप वास्तविक संख्या को घटाओगे तो वास्तविक संख्या ही मिलेगी। बात समझ में आ गई होगी बच्चों के। तो y माइनस 3 भी क्या होगी? बिलोंग्स टू r होगी, वास्तविक संख्या होगी। अब आगे बात करते हैं, किसी भी वास्तविक संख्या में 2 का भाग दे दो तो जो प्रतिफल आता है वो वास्तविक संख्या होगी। तो आप y को वास्तविक संख्या लेकर चले थे, क्योंकि यहां से पता चला कि y r में है। आपने कहा y माइनस 3 भी वास्तविक संख्या होगी, और 2 का भाग दे दोगे y माइनस 3 में, यानी कि वास्तविक संख्या कौन है? y माइनस 3, जिसमें 2 का भाग दे दे तो बच्चे कहेंगे y माइनस 3 बटा 2 भी वास्तविक संख्या होगी, कहेंगे। और y माइनस 3 बटा 2 भी वास्तविक संख्या होगी तो बच्चे कहेंगे ये तो वैल्यू जो है ये किसके बराबर है? x के बराबर है, इसलिए कह देंगे कि x भी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। तो बताइए बच्चों, y को आप कोई भी वास्तविक संख्या लेकर चले थे जो कि सह प्रांत का अवयव है, और आपने दिखा दिया कि x क्या निकल कर आ जाती है? एक वास्तविक संख्या। अब इस y के लिए जो x निकल कर आया है वो r में है, और r में अगर x है तो विद्यमान हो गया ना पूर्व प्रतिबिंब। प्रत्येक y के लिए बात सत्य होगी। y 3 होगा तो भी x आएगा। चलिए सोच के देखें, y 3 होगा तो क्या होगा? जब y एक वास्तविक संख्या मानकर चल रहे हैं तो 3 भी मान सकते हैं। 3 मान लिया तो 3 माइनस 3 0, 0 भी r में हो। फिर 0 बटा 2 0 बिलोंग्स टू r, तो 3 का प्रतिबिंब कौन हो गया? 3 का प्रतिबिंब 0 हो गया। देखिए यहाँ पर रख के देखिए, 3 माइनस 3 0, x कितना आया? 0। तो यहाँ पर जो 3 होगा उसका पूर्व प्रतिबिंब पीछे x के रूप में 0 होगा। चलिए 2 का पूर्व प्रतिबिंब निकाल कर बताइए, तो y की जगह 2 रखेंगे। 2 माइनस 3 कितना आएगा? माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 2 कितना आया? माइनस 1 बटा 2। तो 2 जो यहाँ होगा उसका पूर्व प्रतिबिंब कौन होगा? माइनस 1 बटा 2। देख रहे हैं बच्चों, प्रत्येक y का पूर्व प्रतिबिंब x के रूप में एक वास्तविक संख्या के रूप में विद्यमान है, तो फलन क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, स्पष्ट है कि सह प्रांतार के प्रत्येक अवयव y का पूर्व प्रतिबिंब x प्रांत r में विद्यमान है, अतः फलन क्या है? आच्छादक। इस तरह से बताया जाता है कि फलन आच्छादक है या अंतरछेपी। चलिए आच्छादक का उदाहरण ले लिया, अब एक अंतरछेपी फलन के बारे में भी समझ लेते हैं कि कैसे बताएंगे। तो बच्चों उदाहरण जो है आपके सामने वो है f(x) = x² + 2। फलन को r से r में परिभाषित किया गया है। बच्चों r प्रांत है और ये r आपका सह प्रांत है जहां y मिलते हैं, तो x कहाँ प्रांत में मिलेंगे और सह प्रांत में क्या मिलेंगे बच्चों? y मिलेंगे। तो देखिए फिर जांच कीजिए कि f आच्छादक है या अंतरछेपी है। तो जैसा कि मैंने बताया ये अंतरछेपी का अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसके अंदर इसको शो करने के लिए देखिए पहले तो y = f(x) मान लेते हैं। y = f(x) माना, y = f(x). अगर y = f(x) मानते हो तो f(x) का मान जो है संबंध के नियम में दिखाई दे रहा है x² + 2, तो x² + 2 लिख देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो y है वो x के पदों में व्यक्त किया गया है, लेकिन हमें करना क्या होता है आच्छादक के लिए? हमें y के लिए पूर्व प्रतिबिंब की जरूरत होती है। y सह प्रांत में है तो इसका पूर्व प्रतिबिंब x प्रांत में होना चाहिए।
ऐसा हम चेक करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फलन को हम कह देंगे, एक भी अवयव मिल जाए जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान न हो प्रांत में, तो हम क्या कह देंगे, फलन जो है हमारा क्या है, आच्छादक नहीं है, अंतरछेपी है। ये काम हमें करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखेंगे कि x को y के पदों में कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए मैं यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2 लिख दूंगा, क्योंकि इधर तो +2 है। ये x इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट में y माइनस 2 और बाहर प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस लगा दिया जाता है। ये काम हम लोगों ने करना है। यही काम किया है। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 2। अब क्या, हमें y के लिए x चाहिए। कहने का मतलब y सह प्रांत का कोई भी अवयव है जिसके लिए पूर्व प्रतिबिंब x किस में होना चाहिए, प्रांत में होना चाहिए। देखिए बच्चों, हम चेक करते हैं। यहाँ पे अपना प्रांत R है और अपना सह प्रांत भी R है, और R से R में जो फलन है वो f परिभाषित है। ठीक, अब यहाँ पर जितनी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी की सारी इसमें R में होंगी, और यहाँ पर भी सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, क्योंकि समुच्चय हमारे किसके हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। देखते हैं हर y के लिए पीछे x मिलेगा क्या। y जितने भी होंगे सह प्रांत में मिलेंगे, और x कहाँ मिलेंगे, प्रांत में मिलने चाहिए। चेक करते हैं। हमें एक ऐसा y खोजना है जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में न हो, तो हम कह देंगे ना कि फलन अंतरछेपी है। किससे, परिभाषा से। परिभाषा कहती है कि सह प्रांत के अगर कोई एक अवयव इस तरह का मिल जाए कि जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में न हो, तो फलन आच्छादक नहीं रहता, अंतरछेपी हो जाता है। अब y ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, y इक्वल टू 1 ले लीजिए। y का मान मैंने क्या लिया, 1। अब 1 का पूर्व प्रतिबिंब x देखते हैं। बताइए बच्चों, y इक्वल टू 1 रखा, तो y इक्वल टू 1 रखने से x का मान क्या आएगा। देखिए प्लस माइनस लगा हुआ है, लगा दिया। अंडर रूट में y की जगह 1 और -2 क्या बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1, जिसको लिखेंगे प्लस माइनस आयोटा। आपने 11th क्लास में समिश्र संख्याएं पढ़ी हैं। तो x का मान कितना आया, ये तो प्लस माइनस आयोटा आ गया। यानी कि 1 का जो पूर्व प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे, वो समिश्र संख्याएं होंगी। तो आयोटा R में तो मिलेगा नहीं, समिश्र संख्याओं का समुच्चय थोड़ी है। हाँ, बाहर कहीं आयोटा हो तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो किस में चाहिए, प्रांत के अंदर चाहिए, जहां उपलब्ध नहीं होगा। तो एक अवयव ऐसा मिल गया आपको, y बराबर क्या, 1, जिसका पूर्व प्रतिबिंब किस में विद्यमान नहीं है, आपके प्रांत में विद्यमान नहीं। और भी बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। देखिए y का मान -2 ले लीजिए, y का मान -3 ले लीजिए। -3 लेंगे तो -3 -2 -5, अंडर रूट -5 बनेगा। कौन, x। क्या अंडर रूट -5 यहाँ पर मिल सकता है, वहाँ भी तो समिश्र संख्या आ गई। यानी कि अगर ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेते हैं तो हमें कैसी संख्याएं प्राप्त होती हैं, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्याएं प्राप्त होती हैं। वो वास्तविक संख्याएं नहीं हो सकती, यहाँ नहीं मिल सकती। तो बच्चों हम कहेंगे, एक उदाहरण ले लेते हैं। तो y बराबर -3, y बराबर -4, y बराबर कितने y ऐसे उपलब्ध होंगे यहाँ पे, -3 -4, जिनके पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं होंगे। तो हमें तो एक ही अवयव चाहिए, तो हमने एक को चुन लिया, और हम कहेंगे स्पष्ट है कि सह प्रांत R के अवयव y बराबर 1, जो आपने 1 यहाँ लिया है, का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -1 आता है, जिसको प्लस माइनस आयोटा भी बोलते हैं, होगा, जिसका अस्तित्व प्रांत R में नहीं है। अतः फलन क्या हो गया, अंतरछेपी हो गया बच्चों। तो देखा आपने बच्चों, फलन आच्छादक हो तो किस तरह बताया जाता है, अंतरछेपी हो तो किस तरह से बताया जाता है। आच्छादक में हम परिभाषा से बता देते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। अगर अंतरछेपी फलन होता है तो हम एक अवयव खोज निकालते हैं, सह प्रांत में कम से कम एक अवयव मिलना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब कहाँ न हो, प्रांत में न हो। तो आपने फलनों के प्रकारों के बारे में जाना बच्चों। आगे हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।